सबको एक बार फिर हार्दिक नमन। आज के दूसरे व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। इस व्याख्यान का विषय रहा है पूंजी उत्पादन और उपभोग। सर जी, निवेदन है कि आप अपना व्याख्यान आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। आज जिस विषय पर हम लोग इस सत्र में बातचीत करने जा रहे हैं वह एक तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिए क्योंकि जो पर्यावरण से संबंधित आप का यह कार्यक्रम है उसके लिहाज से और पूंजीवाद को समझने के लिहाज से भी यह बहुत ही जरूरी किस्म का विषय है। महत्वपूर्ण बात यह है कि पूंजी का उत्पादन कैसे होता है। अब इसको आप सब जानते ही हैं कि जो एक 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 गुत्थी थी, मार्क्स ने जो अपनी पुस्तक लिखी है पूंजी, तो उसका शीर्षक ही उन्होंने रखा है राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना, अ क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी। तो राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना उन्होंने इसलिए की इस मसले पर क्योंकि जो पारंपरिक राजनीतिक अर्थशास्त्र है उसके पास इस समस्या का कोई समाधान नहीं था कि आखिर पूंजीपति के पास पूंजी एकत्र कहां से होती है, वह आती कहां से है। क्योंकि ऊपरी तौर पर अगर देखा जाए तो बहुत स्वाभाविक है कि जो मजदूर है वो गया, उसने श्रम किया और श्रम करने के बदले में उसको उसकी मजदूरी या उसके परिश्रम का मूल्य प्रदान कर दिया गया। तो यह ऊपरी तौर पर बहुत ही समान किस्म का, जिसको कह लीजिए एक इक्वलिटी, एक तरह की समानता। और इस विषय में बहुत सारे लोगों ने, चिंतकों ने विचार करते हुए बताया है कि यह जो मजदूर, माने मार्क्स के यहाँ पहली बार, इससे पहले पूंजीवाद का उद्भव हो चुका था, उस पर विचार विमर्श जारी था और विभिन्न लोगों ने पूंजीवाद के बारे में जो विचार विमर्श किया उसके मुकाबले मार्क्स ने जिस तरह से उस पर विचार किया उसमें पहली बार मजदूर दया का पात्र नहीं दिखाई पड़ता है, बल्कि वह एक 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 अधिकार संपन्न मनुष्य के रूप में दिखाई पड़ता है। मार्क्स ने इस बात का जिक्र किया है पूंजी के शुरू में ही, पूंजी नाम की पुस्तक के शुरू में ही, वह यह कि कैसे बाजार में दोनों पूंजीपति और मजदूर दोनों पहुंचते हैं और वहां पर मजदूर के पास भी एक संपत्ति है। जैसे पूंजीपति के पास एक संपत्ति है वैसे मजदूर के पास भी एक संपत्ति है और इसीलिए चूंकि वह संपत्तिवान है बाजार में, तो इसलिए वह बराबरी के स्तर पर मोल भाव करता है। किस चीज का मोल भाव करता है? अपने उस एक दिन के श्रम की कीमत का मोल भाव करता है। वह एक ऐसी संपत्ति है जो उसके शरीर के साथ जुड़ी हुई है, उसके शरीर से उसे अलग नहीं किया जा सकता और चूंकि वह उसका मालिक है तो उसका मालिक होने के नाते वह बाजार में जब जाता है तो वे दोनों समान हैसियत वाले लोग होते हैं। पूंजीपति के पास संपदा है जिससे वह मजदूर के एक दिन के उसके मेहनत या परिश्रम को खरीदना चाहता है। तो चूंकि वह खरीदने क्या इच्छुक है और दूसरी तरफ मजदूर जो है उसके पास प्रॉपर्टी है, जो उसका परिश्रम है उसके शरीर के साथ लगा हुआ है, उसको उसके शरीर से अलग नहीं किया जा सकता। तो इसलिए दोनों के पास, अगर उसके पास संपदा का बल है तो इस मनुष्य के पास जो कि मजदूर है उसके पास उसके अपने शरीर के परिश्रम का
की एक ताकत है। तो इस अर्थ में बाजार में दोनों लोग इक्वल फुटिंग पर, बराबरी पर मिलते हैं। दोनों लोग खरीदार और बेचने वाले की तरह से मिलते हैं। और इस मामले में तो पहली बार लोगों का कहना है कि पूंजीवाद पर विचार करते हुए मजदूर एक ऐसी हैसियत में प्रकट होता है जो वास्तव में एक संपदा का मालिक है, और इसके नाते ही वह मोल भाव करता है पूंजीपति से अपने श्रम के एक दिन की कीमत के बारे में। लेकिन एक बार जब यह मोल भाव संपन्न हो जाता है, एक बार जब तय हो जाता है कि आज के परिश्रम के बदले में कितना धन इस मनुष्य को मिलेगा, एक बार जब यह तय हो जाता है, उसके बाद उन दोनों के बीच की यह बराबरी गायब हो जाती है। उससे पहले तक दोनों के बीच में बराबरी होती है, क्योंकि एक के पास एक तरह की संपत्ति है, दूसरे के पास दूसरे तरह की संपत्ति है। और जैसा कि बाजार में होता है कि दोनों ही क्रेता और विक्रेता की हैसियत से आए हुए हैं, तो स्वाभाविक तौर पर उसमें जो विक्रेता है यानी कि मजदूर, तो उसकी एक हैसियत है। और उसके नाते से उस बराबरी के स्तर पर वह मोल भाव करता है। तो ऊपरी तौर पर बाजार में यह जो समानता दिखाई पड़ती है, वह समानता तत्काल जो ही उन दोनों के बीच में यह सौदा तय हो जाता है कि अब आज के लिए आपका शारीरिक श्रम का मालिक यह पूंजीपति हुआ, जिस समय यह तय हो जाता है उसी के बाद से यह जो बराबरी है वो खत्म हो जाती है। तो आप ये समझिए कि उस समय जो एक बराबरी के बारे में बात थी, है ना, आप सब लोग जानते होंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के जो मूल्य थे ना, तो उसमें बराबरी भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मूल्य था। तो बराबरी को सब लोग बहुत ही आदर करते थे, तो वो एक मूल्य के रूप में प्रतिष्ठित था। राजनीतिक अर्थशास्त्र की आलोचना का मतलब हुआ कि यही कहता ही था पूंजीवाद कि बराबरी और कहीं नहीं मिल सकती है, बाजार में मिल सकती है। आप सब जानते हैं कि पूंजीवाद ऐसी जगहों को जन्म देता है जहां पर बराबरी दिखाई पड़े, वास्तविक बराबरी न भी हो तो दिखाई पड़े। उदाहरण के लिए अनेक देशों में ऐसा है, अमेरिका में यह माना गया कि संपत्ति के मामले में गैर बराबरी को खत्म नहीं किया जा सकता, संपत्ति के मामले में विषमता को खत्म नहीं किया जा सकता, तो समता कहाँ रहे। तो उन्होंने इस बात पर विचार किया और वास्तव में वहां पर यह लागू किया गया कि कानून के सामने समता रहेगी, ना? कानून की नजर में सभी लोग बराबर हैं। तो कहने का मतलब समाज में गैर बराबरी है, ये मान के भी पूंजीवाद ने कुछ जगहें ऐसी पैदा की जहां पर एक तरह की बराबरी वह बताता है कि है। जिससे हम जानते हैं कि शिक्षा के मामले में भी एक तरह से कई बार इस बात को कहा जाता है, या और तमाम जगहों पर भी आप जानते हैं कि जब मैंने उदाहरण दिया था पहले ही या दूसरे व्याख्यान में रेल, तो रेल आई तो बहुत बड़ा इस बारे में विचार विमर्श हुआ, विवाद भी हुए कि रेल भारत में संभवतः सफल नहीं होगी। कारण यह है कि यह गैर बराबरी पर आधारित समाज है। तो दो लोग एक ही कीमत पर जो टिकट खरीदे हुए हैं, वो लोग समान ढंग से एक ही डब्बे में एक ही सुविधा के साथ सफर करना पसंद नहीं करेंगे, क्योंकि यह गैर बराबरी पर टिका हुआ समाज है। लेकिन बहरहाल रेल के साथ ऐसा हुआ नहीं, और एक तरह से रेल एक स्तर का लेवलाइजर बन करके, एक स्तर पर बराबरी पैदा करने वाली चीज बन करके सामने आई। हम सब जानते हैं कि बहुत जगहों पर पूंजीवाद इसको, चूंकि समाज में वह गैर बराबरी है, तो इसलिए और फ्रांसीसी क्रांति के मूल्यों में से यह था कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व,
तो कहने का मतलब यह कि ये तीनों मूल्य आपस में जुड़े हुए हैं। बिना स्वतंत्र हुए समानता नहीं हो सकती है। तो अगर स्वतंत्रता नहीं होगी तो समानता कैसे हो सकती है? दो स्वतंत्र लोगों के बीच में ही समानता हो सकती है। और जब समानता होगी तभी बंधुत्व भी पैदा होगा। तो इस तरह से ये तीनों मूल्य आपस में जुड़े हुए हैं। पूंजीवाद की यह कोशिश रहती है कि समाज में अन्य स्तरों पर जो गैर बराबरी है उसके मुकाबले एक स्तर पर कुछ ऐसी जगहें पैदा की जाएं जहां पर समानता का एक एक कह लीजिए कि मुजाहिरा, एक चीज दिखाई पड़ती रहे कि यहाँ समानता है। तो इस अर्थ में बाजार को वो कहते हैं कि यहाँ पर समानता होती है। और आप जानते हैं कि वो ये कहते ही हैं कि मांग और आपूर्ति, इनविजिबल हैंड जिसको कहा जाता है, तो इनविजिबल हैंड वह यही है कि मांग और आपूर्ति मिल करके बाजार को एक तरह के संतुलन में रखते हैं। और यह है जो समानता का स्रोत है। बाजार क्या है? समानता का स्रोत है। तो इसलिए बाजार की एक एक नैतिक प्रतिष्ठा भी पूंजीवाद कायम रखता है। तो उस बाजार में जाकर के यह जो मजदूर और पूंजीपति हैं ना, तो उनके बीच एक तरह की समानता बनती है। किस अर्थ में? कि मजदूर विक्रेता है, उसके पास जो संपत्ति है उसका, और पूंजीपति क्रेता है, खरीदार है उस संपत्ति का। कौन सी संपत्ति? एक दिन के परिश्रम करने की। तो उसका वह क्रेता है, खरीदार है। तो इस अर्थ में दोनों लोग समान हैं जब तक बाजार में हैं। लेकिन एक बार जब यह सौदा तय हो जाता है, जब यह निश्चित हो जाता है कि यह मजदूर आज दिन भर का अपना परिश्रम इतने धन के बदले में इनके लिए अर्पित करेगा, तो उसके बाद से यह समानता का रिश्ता बदल जाता है। और बहुत ही कह लीजिए कि चित्रात्मक भाषा में, बहुत ही बिंब धर्मी भाषा में मार्क्स ने इसका वर्णन किया है कि एक बार जब यह समझौता हो जाता है, एक बार जब यह तय हो जाता है कि यह मजदूर कितने धन के मुकाबले में आज दिन भर का अपना परिश्रम इन सज्जन को बेचेगा, तो उसके बाद से वह समानता गायब हो जाती है, हवा हो जाती है, कपूर की तरह उड़ जाती है। क्या होता है? उसके बाद आगे आगे सीना ताने हुए पूंजीपति और पीछे पीछे सिर झुकाए हुए मजदूर, ये चलने लगते हैं। और इसी अर्थ में मार्क्स ने कहा कि पूंजी केवल धन संपदा नहीं है, मूल रूप से पूंजी एक सामाजिक संबंध है। और उस सामाजिक संबंध में जिस जिस गैर बराबरी का विरोध करने का पूंजीवाद दावा करता है, दरअसल उस सामाजिक संबंध में वह गैर बराबरी मौजूद रहती है। क्योंकि पूंजीपति और मजदूर के बीच में आभासिक रूप से वह रिश्ता बनने से पहले, पूंजीपति और मजदूर का रिश्ता बनने से पहले एक तरह की बराबरी रहती है, क्योंकि वह भी मार्केट में आया हुआ है, यह भी मार्केट में आया हुआ है। तो दोनों लोग मार्केट में आए हुए हैं, तब तक उनके बीच में समानता है। लेकिन जो ही उनके बीच में यह तय हो जाता है कि अब यह दोनों लोग इस तरह से एक दूसरे का के साथ रहेंगे, इतनी देर के लिए रहेंगे, और उसकी यह कीमत होगी, जो ही यह तय हो जाता है उसके बाद वह बराबरी का रिश्ता बदल जाता है। फिर क्या होता है कि उसके बाद पूंजीपति आगे छाती फुलाए हुए चलता है और पीछे मजदूर सिर झुकाए हुए चलता है। तो यह एक तरह का गैर बराबरी का रिश्ता, जो ही बाजार में बराबरी के स्तर पर बातचीत पूरी हुई, यह शर्त संपन्न हुई, यह समझौता हुआ, उसके बाद से यह बराबरी का रिश्ता गैर बराबरी के रिश्ते में बदल जाता है। इसलिए मार्क्स ने कहा कि यह जो ऊपर से दिखाई देने वाली समानता है, ये यहां तक है। तो असल में क्या है कि बाकी जो अर्थशास्त्री थे
जो एक हद तक हम लोग कहते हैं जिसको बुर्जुआ इकोनॉमिस्ट, बुर्जुआ जो अर्थशास्त्री थे, तो वो ऊपर की इसी समानता को देखते थे कि भाई मजदूर ने जो परिश्रम किया उसको उस दिन के परिश्रम के बदले में जितना उसने मांगा उतनी कीमत मिल गई, तो फिर यह मुनाफा पैदा कहां से हो रहा है, आखिर पूंजीपति के पास यह संपत्ति एकत्र कहां से हो रही है। ये एक रहस्य था जो जो अर्थशास्त्र, जो राजनीतिक अर्थशास्त्र है पारंपरिक, वो इसको सुलझा नहीं पा रहा था। तो मार्क्स ने कहा कि असल में यह जो ऊपर से दिखाई देने वाली समानता है, बाजार की समानता, इसको छोड़ करके अगर हम उत्पादन के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जहां पर लिखा है उन्होंने कि जहां पर सामने लिखा हुआ है कि यहां पर बिना काम के आपका प्रवेश वर्जित है, तो कहने का मतलब कि उत्पादन का जो एरिया है वह एक छुपा हुआ एरिया है। वो बाकी दुनिया की नजरों से छुपा हुआ एरिया है, क्योंकि दरअसल पूंजी वहां पर पैदा होती है ना, उत्पादन में पूंजी पैदा होती है। और इसलिए वो दुनिया की नजरों से छुपा हुआ क्षेत्र है। और हम सब जानते हैं इसको, मान लीजिए कि केवल अर्थशास्त्र देख नहीं पा रहा था, इतनी ही बात नहीं है, भौतिक रूप से भी यह सही है। आप सब लोग जानते होंगे कि इस देश में एक CISF है ना, तो उसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो है इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो कहने का मतलब कि जो कारखाने हैं उनके यहाँ सिक्योरिटी फोर्स विशेष रूप से लगाई जाती है। और इस बात को अनुभव के जरिए भी बहुत सारे लोग जानते होंगे जो भी कारखाने में काम कर चुके हैं, वह यह कि जिन चीजों का मजदूर उत्पादन करता है किसी भी कारखाने में जाकर के, उसका एक रत्ती भी उसे बाहर अपने साथ ले जाने की इजाजत नहीं होती है, और उसी के लिए ये इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स होती है। तो कहने का मतलब यह कि यहां पर आकर के एक तरह से जो जो भौतिक दुनिया है उसमें भी यह जो उत्पादन की जगह है वह एक तरह से बाकी लोगों की नजरों से दूर रखी जाती है। और इसीलिए आप लोग जानते भी होंगे कि इसमें इतने रहस्य होते हैं, क्योंकि असल में शोषण, असल में जो मुनाफे का स्रोत है वह उत्पादन में निहित है, और यह जो असली चीज है उसको दुनिया की नजरों से छुपा करके रखना जरूरी होता है। और इसलिए ही जैसा मैं अभी कहने जा रहा था वह यह कि आप लोगों ने सुना होगा कि अमेरिका में जेलें प्राइवेट सेक्टर में है। जेलें सरकार उनको मेंटेन नहीं करती है, बल्कि वो प्राइवेट सेक्टर में है जेलें, और इसलिए ढेर सारे कारखाने जेलों के भीतर हैं। कारखाने तो जेल होते ही होते थे, माने एक तरह से कह लीजिए उस जमाने में कारखाने भी उसी तरह से बनते थे, आज भी बनते हैं। आप लोग देखे ही होइएगा, जब भी किसी कारखाने को देखिएगा तो एक जेल नुमा स्ट्रक्चर होता है, चारों तरफ से बंद, और उसमें भीतर एक मजदूर हैं, तो कार्यरत हैं, या जो कुछ भी बन रहा है वह है, तो एक जेल टाइप का स्ट्रक्चर उसका होता है। लेकिन अमेरिका में खास बात यह है कि जेलों के भीतर कारखाने हैं, ढेर सारी चीजों का उत्पादन जेलों के भीतर होता है, और वह कैदियों के परिश्रम से बनने वाली चीजें होती हैं। और इसीलिए एक हद तक वहां पर अमेरिकी समाज में यह भी है, जैसे हमारे देश में भी है, उसका उदाहरण मैं थोड़ी देर बाद दूंगा, लेकिन अमेरिका में इसके कारण एक 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 स्वार्थ पैदा हो गया है। किसका? जेल का। जेल का स्वार्थ यह पैदा हो गया है कि अधिक से अधिक लोग समाज से कैदी बना करके लाए जाएं जेल के भीतर, ताकि
यहाँ पर जिस फैक्ट्री का उत्पादन होता है, उदाहरण के लिए जब प्राइवेट सेक्टर में है तो कोई ना कोई पूंजीपति उसको फाइनेंस करता है। जब पूंजीपति उसको फाइनेंस करता है तो पूंजीपति यह चाहता है कि उसके लिए कुछ चीजों का उत्पादन जेल के भीतर हो। तो जब जेल के भीतर किसी चीज का उत्पादन होगा तो स्वाभाविक है कि उस पूंजीपति का स्वार्थ इसमें होगा कि अधिकाधिक लोग, माने उत्पादन की यह जो चेन है ना, यह जो श्रृंखला है, वह टूटने न पाए, निरंतर वहां पर उत्पादन होता रहे। इसके लिए आवश्यक है कि समाज से अधिकाधिक लोग जेल के भीतर भेजे जाते रहें, है ना। इसके लिए ही जिसको बोलते हैं क्रिमिनलाइजेशन, माने जो काम क्राइम है नहीं उन कामों को भी क्रिमिनल बनाया जाता है। और क्रिमिनल बना करके ऐसी व्यवस्था की जाती है ताकि अधिकाधिक लोग जेलों के भीतर जाएं। जितने ज्यादा कैदी जेलों के भीतर रहेंगे उतना ही अधिक वहां पर उत्पादन होगा। और स्वाभाविक रूप से उसके बदले में, माने ऊपर से दिखाने के लिए यह कहा जाता है कि सजा कम कर दी जाएगी। उदाहरण के लिए अपने देश में भी सश्रम कारावास जो होता है तो वो अवधि सजा की कम हो जाती है ना। परिश्रम आप करते हैं तो ये माना जाता है कि वो अवधि कम हो गई। तो इस तरह की धारणाओं के आधार पर जेलें चलती हैं। तो एक तरह से कह लीजिए कि इसलिए समाज की खुली नजरों से दूर उत्पादन की इस पूरी प्रक्रिया को रखा जाता है, भौतिक रूप से भी। और भौतिक रूप से दूर रहने के कारण ही जो अनुशासन था, ज्ञानानुशासन था, अर्थशास्त्र, तो उसकी नजरों से भी यह छुपा रहता था। उत्पादन का यह पूरा क्षेत्र जो है उसकी नजरों से भी छुपा रहता था। मार्क्स ने इसीलिए कहा कि यह समाज के बाकी चीजों की निगाह से छुपा हुआ रहता है। यदि आपको पूंजी का रहस्य समझना है तो यहां पर आपको प्रवेश करना पड़ेगा, जहां पर लिखा रहता है कि बिना काम के अंदर आना मना है। तो इस इलाके में आपको आकर के प्रवेश करना पड़ेगा। तो ये एक महत्वपूर्ण चीज है। और वहां पर उत्पादन के क्षेत्र में ही पूंजी का निर्माण होता है। अब यह जो पूंजी का निर्माण होता है तो वो और किसी चीज से नहीं होता है। उसके लिए दो ही साधन है बेसिक। मूल जो चीजें हैं वो दो ही हैं। वो दो क्या हैं? वो है एक तो मानव श्रम और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन। यही दो चीजें हैं जो मिल करके पूंजी का उत्पादन करती हैं। और प्राकृतिक संसाधनों के भी साथ है कि यदि वो स्थिर हैं, यदि वो अपनी ही जगह पर बने हुए हैं ना, तो वो उस तरह से वो क्या बोलते हैं कि पूंजी का निर्माण नहीं कर रहे हैं। अगर कोई खनिज है वह धरती में ही गड़ा हुआ है तो वह पूंजी का निर्माण नहीं कर रहा है जब तक उसके साथ मानव श्रम लग करके और उसको धरती से निकाला न जाएगा। जैसे मोबाइल अगर फैक्ट्री से बन गया और यहां पर रखा हुआ है तो उससे पूंजी का निर्माण नहीं हो रहा है। जब तक हम इससे बातचीत करना शुरू नहीं करते हैं तब तक पूंजी का निर्माण नहीं हो सकता है। तो इसलिए पूंजी का निर्माण करने के लिए एक मानव श्रम का, मनुष्य के श्रम का उसके साथ अंतःक्रिया, मानव श्रम की उसके साथ अंतःक्रिया, यह एक अनिवार्य तत्व है। बिना उसके हुए पूंजी का निर्माण संभव नहीं है। तो इसलिए मार्क्स कहते हैं कि वस्तुतः इसी कारण से एक टकराव पैदा होता है। टकराव किस चीज का पैदा होता है कि यह जो संपदा का सृजन हो रहा है इस उत्पादन पद्धति के जरिए, यह जो उत्पादन हो रहा है तो उससे जिस संपदा का सृजन हो रहा है उस पर पहला हक किसका है? जैसा हमने कहा ना कि एक लड़ाई इसके लिए होती है कि देश पर हक किसका है, देश किसके कब्जे में है। तो पूंजीपति ने चूंकि एक लोकतांत्रिक शासन पद्धति के जरिए एक तरह से उसको मैनिपुलेट करके उसने अपना हक जता दिया था
और उसके बदले में मार्क्स ने यह कहा कि मजदूरों को अपने देश का, खुद को राष्ट्र के रूप में संगठित करना होगा। मजदूरों का यह एक कार्यभार भी है, मजदूर आंदोलन का भी कार्यभार है कि पूंजी के हाथ से राष्ट्र को छुटकारा दिला करके, और भारत के प्रसंग में विशेष रूप से उन्होंने कहा था कि रेलों के बारे में बात करते हुए, हम लोग पिछली क्लास में रेलों के बारे में बातचीत कर रहे थे, तो जब रेल आई भारत में तो उन्होंने एक लेख लिखा कि इस नई चीज का लाभ हिंदुस्तानी लोग तभी ले सकते हैं जब या तो वे अंग्रेजों को अपने यहां से भगा करके खुद की सत्ता स्थापित कर लें, या दूसरी तरफ इंग्लैंड का मजदूर वर्ग इंग्लैंड के पूंजीपति को वहां की सत्ता से बेदखल करके उस पर अपना कब्जा कर ले। तो एक तरह से कह लीजिए कि वो ये कल्पना कर रहे थे कि स्वयं इंग्लैंड के भीतर, और इंग्लैंड के भीतर ही नहीं, किसी भी देश के भीतर, ये सही बात है कि किसी भी देश के भीतर एक एक संघर्ष है। किस बात को लेकर के संघर्ष है कि देश किसका होगा, है ना? इस देश की समूची मशीनरी व्यवस्था किसके हित में काम करेगी। तो एक तरह से वो चाहते हैं, तो जैसे देश के संदर्भ में है वैसे ही पूंजी के भी, संपदा के भी संदर्भ में है एक स्ट्रगल। किस बात का स्ट्रगल? कि यह जो पूंजी, यह जो संपदा पैदा हो रही है, इस पर प्रथम अधिकार किसका है ना? तो यह संपदा जो पैदा हो रही है, यह पैदा ही नहीं हो सकती यदि मनुष्य का श्रम इसमें न लगे। मनुष्य ने अगर किसी चीज का इस्तेमाल करना नहीं शुरू किया तो उससे पूंजी पैदा नहीं हो सकती है, वह पड़ी रहेगी ना, कोई भी चीज पड़ी रहेगी। जैसा हमने कहा कि खनिज धरती के भीतर पड़े रहेंगे, है ना, वायु तरंगे पड़ी रहेंगी। ऐसा थोड़े था कि मोबाइल के लिए इस्तेमाल जब नहीं होता था तो वायु तरंगे थी नहीं, वायु तरंगे थी लेकिन उनसे लाभ अर्जित नहीं होता था। आज भी कोशिश की जाती है कि हवा के जरिए ना एक बिजली बनाने का कोई कार्यभार शुरू किया जाए, जैसे सोलर पैनल से, सूरज की किरणों से बिजली बनाने का कोशिश की जाती है। तो उसके पहले सूरज की किरणें मौजूद हैं, लेकिन जब तक उनको एक्सप्लॉइट करके, उनका अपने तरह से दोहन करके उसे लाभकारी चीज में न बदल दिया जाए, तब तक वह पूंजी का उत्पादन नहीं होता है। तो पूंजी का उत्पादन तभी होता है जब मनुष्य नाम का एक कर्ता, ना, सब्जेक्ट है, जो कर्ता है। और इस मामले में यह एक बात समझने की है कि आम तौर पर यह जो पूरा का पूरा चिंतन रहा है पूंजीवाद से पहले का, वह मनुष्य को कभी भी कर्ता के रूप में स्वीकार नहीं करता था। हा? वह कर्ता के रूप में किसी अन्य शक्ति की कल्पना करता था। आप ध्यान दीजिएगा, यह जो ईश्वर की धारणा है उसके मूल में यही है कि मनुष्य कुछ नहीं कर सकता है, बल्कि एक कोई और शक्ति है जो कुछ करती है ना। मनुष्य को कभी भी कर्ता के रूप में, माने कुछ वो कर सकता है स्वतंत्र रूप से, और बहुतेरे लोग तो यह भी कहते हैं कि ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ नहीं हो सकता है। तो मैं वही जब एक दर्शन शास्त्र की पुस्तक पढ़ा रहा था तो उसमें यह विवाद है कि जब मनुष्य ईश्वर की मर्जी के बगैर कुछ भी नहीं कर सकता तो जो गलत काम करता है वह किसकी मर्जी से करता है? और तब अगर वह ईश्वर की ही मर्जी से कर रहा है तो उसका दंड उसको क्यों मिलना चाहिए? तो कहने का मतलब यह कि जो मनुष्य की कर्ता की भूमिका है उसे आम तौर पर स्वीकार नहीं किया जाता है। यहां तक कि इतिहास के भी प्रसंग में यही माना जाता है कि वो कोई ऐसी चीज है, इस बात को हेगेल ने भी कहा कि इतिहास क्या है, माने हेगेल का जिसको आप कहते हैं आइडियलिज्म ना, तो वो क्या है? वो है यह कि जो इतिहास होता है वह मानव समाज का नहीं होता। उन्होंने क्या कहा? इतिहास विचारों का इतिहास होता है।
क्यों? क्योंकि मानव समाज अंततः करता क्या है, अपनी समस्त सक्रियता के जरिए वह और कुछ नहीं, कुछ विचारों को साकार करने का प्रयास करता है। तो यह जो विचारों का साकार करने का प्रयास है, इसमें महत्वपूर्ण बात विचार है। मनुष्य के प्रयास उतने महत्वपूर्ण चीज नहीं है। तो एक तरह से कह लीजिए कि इसी अर्थ में वो विचार को प्रधानता देते थे, जो हीगेल थे। अब जैसे उनका ये कहना था कि मान लीजिए आप सोचिए लोकतंत्र, तो लोकतंत्र के भी बारे में हम बात करें तो कोई ठोस चीज तो है नहीं है। और इसीलिए आप देखिएगा कि लोकतंत्र के विभिन्न स्वरूप है ना। कहीं आप यह नहीं कह सकते कि ये परफेक्ट लोकतंत्र है, क्योंकि वह कोई ठोस चीज है नहीं, वह एक आइडिया है, वह एक आइडियल है ना। तो ये कहना था हेगेल का कि लोकतंत्र अगर एक विचार है तो मानव समाज उसे लागू करने के लिए, उसे साकार करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहता है। और इसी अर्थ में इतिहास अगर होगा तो विचारों का इतिहास होगा। तो इस अर्थ में इतिहास को भी, जैसा मैं कह रहा हूं कि इतिहास के कर्ता के रूप में भी मनुष्य को नहीं स्वीकार किया जाता था, बल्कि कुछ ग्रैंड आइडियाज, कुछ महान विचारों को एक तरह से कर्ता के रूप में स्वीकार किया जाता था। तो बहुत दिनों बाद कह लीजिए कि एक तरह से पहली बार ही मनुष्य को कर्ता के रूप में स्थापित करते हैं मार्क्स, इस अर्थ में कि उसी के श्रम से पूंजी का सृजन होता है। जब तक, उदाहरण के लिए ही अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो यह जो जूम नाम का प्लेटफॉर्म है, तो यह भी जैसा मैंने आपसे कहा कि वैज्ञानिक तौर पर इसका आविष्कार हो चुका था, लेकिन जब तक हमने इसका प्रयोग करना नहीं शुरू किया तब तक इससे पूंजी पैदा होनी नहीं शुरू हुई है। या उसी तरह से मोबाइल है, जब तक हम उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं तब तक उससे पूंजी पैदा होनी नहीं शुरू होती है। तो यह मानव श्रम है जो पूंजी का प्राथमिक स्रोत है। प्राकृतिक संसाधन है और मानव श्रम है, यही दो चीजें हैं जिनकी अंतः क्रिया से कोई भी पूंजी पैदा होती है। और इसलिए जो मनुष्य है, जो मानव श्रम है, उसका पहला हक है जो पूंजी है उस पर, जो कुछ भी संपदा है उस पर प्रथम अधिकार मानव श्रम का है। और इस नाते से बहुत सारे लेखकों ने इस बात को चिन्हित किया, कहा लगातार कि यह जो बात है कि पूरी दुनिया में, आप सब जानते होंगे फैज अहमद फैज, पिछले दिनों उनका जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से मनाया गया। और उसका कारण यह भी था कि पिछले दिनों जब एक सीए विरोधी आंदोलन हुआ था तो उनकी कविताएं बहुत मशहूर हुई थी। और उस समय उन पर काफी विवाद भी हुआ था। तो क्या है, उन्होंने लिखा कि ये सारा माल हमारा है, यहाँ पर्वत पर्वत हीरे हैं, यहाँ सागर सागर मोती हैं, ये सारा माल हमारा है, हम सारा खजाना मांगेंगे। तो यह जो सारा माल है, सब कुछ जिसका उत्पादन हो रहा है, जो कुछ भी दिखाई पड़ रहा है सुंदर कीमती, वह सब कुछ मानव श्रम से पैदा हुआ है। और इसलिए उस पर प्रथम अधिकार मानव श्रम का ही है। और इसीलिए मार्क्स ने कहा कि यह जो पूंजी है ना, यह पूंजी एक तरह से कह लीजिए कि ये पूरी तरह से आपाद मस्तक खून में डूबी हुई है। किसके खून में? मनुष्य के खून में। क्योंकि मनुष्य के खून को ही चूस करके वह पैदा होती है। तो एक तरह से कह लीजिए कि उन्होंने उसका जब वर्णन किया है, बहुत ही काव्यात्मक किस्म का वर्णन किया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने लिखा है कि एकदम से खून टपकता रहता है उसके भीतर से, मानव का खून,
मनुष्य का खून, उसको चूसे बगैर वो पैदा नहीं हो सकती है। तो यह उत्पादन ही वह जगह है जहां पर वस्तुतः उसकी पैदावार होती है, उसका निर्माण होता है। और किस चीज से निर्माण होता है? मानव श्रम के शोषण से, मानव श्रम को चूस करके। अब यह जो मानव श्रम को चूस करके पूंजी का निर्माण होता है, जो अंततः दिखाई पड़ती है हमको पूंजीपति के मुनाफे के रूप में ना, तो ये है क्या? ये वस्तुतः किस रूप में निकलती है? यह जो एक बात है, यह जो एक रहस्य है, इसी को उद्घाटित करने के लिए उन्होंने 3 खंडों में वह एक मोटा ग्रंथ, जिसका एक ही खंड उनके जीवन में प्रकाशित हो सका था, उसको उन्होंने लिखा। यही साबित करने के लिए कि वस्तुतः इसका जन्म कैसे होता है, इसका निर्माण कैसे होता है। तो अब ये जो और ये रहस्यमय किस्म की चीज है जो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ रही है, इसलिए स्वाभाविक तौर पर उनको, और उन्होंने कहा कि यह एक बहुत ही गहरी बात है। गहरी बात इसलिए भी है क्योंकि जैसे हमने आपसे बताया कि ईश्वर का जो निर्माण किया जाता है धर्म में, है ना, तो उस क्षेत्र को भी बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो बहुत गहरी और ऊंची बात है। पुराने जमाने में दर्शन शास्त्र को या ईश्वरीय चर्चा को बहुत गहरी और ऊंची बात कहा जाता था। उसी तरह से आधुनिक काल में यह जो पूंजी है, तो जैसे ये इसके संबंध में समझने के लिए एक और धारणा का मार्क्स की आपको सहारा लेना पड़ेगा। वो धारणा क्या है? वो कहते हैं अंग्रेजी में एलियनेशन, है ना। एलियनेशन वस्तुतः क्या है कि मनुष्य जो है वो अपने सारे सद्गुणों को एक दूसरी चीज में निवेशित कर देता है। तो सबसे पहले उसने इन सारे सद्गुणों को निवेशित किया ईश्वर में। इसलिए आमतौर पर जो लोग भी हैं तो उनके ईश्वर ना, जैसे काले लोगों के ईश्वर काले होंगे, ठीक है, गोरे लोगों के ईश्वर गोरे होंगे, क्योंकि मनुष्यों ने उनका निर्माण किया है। मनुष्यों ने उनका निर्माण किया है और अपने समस्त प्रकार के सद्गुण उन्होंने निवेशित कर दिए हैं उसमें। और इस अर्थ में मनुष्य का खुद से ही एलियनेशन हो जाता है ना, वह अपने आप से एक तरह से जुदा हो जाता है, अलग हो जाता है। तो इस अर्थ में आप कह लीजिए कि वह जो पूंजी है, तो वह पूंजी भी और कुछ नहीं है, वह मनुष्य का एलियनेटेड फॉर्म है ना? वह खुद को खुद से अलग करके पूंजी में अपना प्रतिनिधित्व प्रदान कर देता है। और इसीलिए मार्क्स ने लिखा, और हम सब इस बात को जानते हैं कि कोई कैसा भी हो, अगर उसके पास पूंजी है तो उसके सद्गुणों की बात होगी समाज में। क्यों? क्योंकि उसके अपने व्यक्तिगत दुर्गुण सब ढक जाते हैं, पूंजी ही उसकी प्रधान ताकत हो जाती है। और यही पूंजीवादी समाज है। यह पूंजीवादी समाज है जिसमें सबसे महत्वपूर्ण तत्व मनुष्य नहीं रह जाता, बल्कि पूंजी हो जाती है। पूंजी मनुष्य का प्रतिनिधित्व करने लगती है, मनुष्य को वो रिप्लेस कर देती है। अब देखिए, ये एक बहुत ही जटिल किस्म की धारणा है जिसमें वो ये समझाते हैं कि पूंजी का एक स्वतंत्र व्यक्तित्व हो जाता है। वस्तुएं जिन्हें हमने उत्पादित किया, तो अब मनुष्य का एक दूसरे से संबंध समाप्त हो जाता है। क्या होता है? वस्तुओं के बीच में संबंध बन जाते हैं। बाजार में आकर के क्या होता है? दो वस्तुओं के बीच में स्वतंत्र किस्म का रिश्ता बन जाता है। उनको बनाने वाले अब अमूर्त हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। यह जो रिश्ता बनता है बाजार में जा करके वस्तुओं का आपस में, इसके लिए आवश्यक होता है कि उन्होंने कहा कि यह जो उसमें लगा हुआ श्रम है, उसके उत्पादन में लगा हुआ जो श्रम है किसी भी वस्तु के, तो दो वस्तुओं के बीच में विनिमय तब तक नहीं हो सकता है जब तक उनके उत्पादन में लगे हुए श्रम के लिए एक
को नापने के लिए, क्योंकि वह श्रम अलग अलग किस्म का है। सभी लोग जो परिश्रम करते हैं, हम अध्यापन कर रहे हैं, हमारा श्रम भिन्न किस्म का है। कोई इंजीनियर है, उसका श्रम भिन्न किस्म का है। कोई नाविक है, उसका श्रम भिन्न किस्म का है। सभी लोगों के श्रम अलग अलग किस्म के होते हैं। तो इसके बावजूद इनके बीच में अगर विनिमय हो सकता है, लेन देन हो सकता है, तो उसके लिए आवश्यक है कि इसका अमूर्तन किया जाए। उदाहरण के लिए अमूर्तन एक चीज है, धारणा ही है, जिसको हमें समझना पड़ेगा। इसकी आवश्यकता क्या पड़ती है? इसकी आवश्यकता इसीलिए पड़ती है कि मूर्त तौर पर जो चीजें भिन्न हैं, उदाहरण के लिए गणित में हम कहते हैं 5 वस्तुएं, तो 5 वस्तुएं अलग अलग हैं, लेकिन जो ही हम 5 की संख्या बताते हैं तो उनकी भिन्नता को समाप्त करके एक तरह का अमूर्तन कर देते हैं, तो वह 5 संख्या में बदल जाता है। इसी तरह से यह जो भिन्न भिन्न किस्म के श्रम हैं, वो निवेशित होकर के अलग अलग वस्तुओं के रूप में प्रकट हुए हैं ना, वहां पर श्रम की यह भिन्नता समाप्त हो जाती है। श्रम की यह भिन्नता समाप्त हो गई, श्रम वहां अमूर्त हो गया। वह श्रम जो कि मूर्त हुआ है इस वस्तु में, किसी भी एक वस्तु में, लेकिन जब दो वस्तुओं के बीच में विनिमय होना है, आपस में लेन देन होनी है, तो उसके लिए आवश्यक है कि यह श्रम अमूर्त हो जाए। वह श्रम अमूर्त हो जाता है और वह काम के घंटों में बदल जाता है, इस अर्थ में कि उसमें जो निवेशित हुआ है श्रम, पहले ही हमने कहा कि एक दिन का काम खरीद लेता है पूंजीपति, एक दिन के काम को उसने खरीद लिया। अब क्या है कि एक दिन यानी 8 घंटे 10 घंटे, माने उस समय तो उतना ज्यादा तय नहीं था कि कितनी देर का काम होगा, और आज के दिनों में आप जानते हैं कि फिर से कोरोना का लाभ उठाते हुए, आपदा में अवसर तलाश करते हुए श्रम कानूनों को जो समाप्त किया गया है, उसमें यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि 8 घंटे का श्रम काल अब नहीं रह गया। पहले भी बहुत सारे इनफॉर्मल सेक्टर्स में, अनौपचारिक क्षेत्रों में श्रम काल की यह जो 8 घंटे की अवधारणा है, धीरे धीरे समाप्त हो गई थी। क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम माने हमारी आंख के सामने हमने देखा, खुद शिक्षक माने शिक्षा केंद्रों में भी, कि क्या है कि ला करके सिक्योरिटी गार्ड, पहले विश्वविद्यालय के अपने कर्मचारी होते थे, सुरक्षा कर्मचारी होते थे, तो जब विश्वविद्यालय के अपने कर्मचारी होते थे तो उनका एक तरह का वर्किंग टाइम होता था। लेकिन जब बाहरी एजेंसी हायर की जाने लगी कि वह सुरक्षा गार्ड हमको उपलब्ध कराएगी, तो स्वाभाविक तौर पर उनके यहाँ फिर काम के घंटे वो 8 घंटे नहीं रह गए। आम तौर पर वे घंटे 12 घंटे के होते हैं। इसलिए सारे सिक्योरिटी गार्ड्स की सिर्फ 2 शिफ्ट होती है, 8 से 8, सुबह 8 से रात 8 बजे तक, और फिर रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक। तो ये लगभग अब सभी जगह एक तरह से 8 घंटे के काम को समाप्त करके, 8 घंटे के श्रम काल को समाप्त करके, या आप देखिएगा बहुत सारी जगहों पर ऐसा दिखाई पड़ता है। तो ये जो ऑटोमेशन हुआ, इनफॉर्मलाइजेशन हुआ, इन सब के जरिए क्या हुआ कि यह जो अर्जित किया गया था 8 घंटे का श्रम काल, तो वो धीरे धीरे ढीला हो गया है ना। तो अब दूसरे किस्म का श्रम काल चल पड़ा है। लेकिन तब तक यह था कि यह जो मेहनत का समय था, वह एक लड़ करके निर्धारित करवाया गया था 8 घंटे। उसके पहले जब शुरू हुआ था तो स्वाभाविक तौर पर जितनी देर तक काम कर सके उतनी देर तक होता था। तो अब लेकिन है क्या कि जब यह मानव श्रम है, उसे आपने खरीदा, उदाहरण के लिए मान लीजिए कि 100 रुपए प्रतिदिन की कीमत पर, कि आप 8 घंटे काम करेंगे, बदले में हम 100 रुपया आपको प्रदान करेंगे। तो यह 100 रुपया क्या था? यह 100 रुपया था जो मजदूर आपके यहां काम करने गया है, वह आज के अपने भरण पोषण की कीमत के रूप में इसको मांगता था। और स्वाभाविक रूप से तब यह जो कीमत मजदूर मांगता था, यह इस पर निर्भर करता था
कि उस समय जो वस्तुएं उसको भरण पोषण के लिए चाहिए होंगी, और इसमें एक तत्व फिर से शामिल हो जाता है उन वस्तुओं की कीमत के अलावा, तो जो वस्तुएं उसे चाहिए होंगी दिन भर के अपने भरण पोषण के लिए, उनकी जो कीमत होती थी वह उसके एक दिन के काम का वेतन होता था। लेकिन यह इतनी स्थिर चीज नहीं थी, क्योंकि जो उसका भरण पोषण है वह केवल और केवल शरीर के चलाने का नहीं होता है, बल्कि एक तत्व मार्क्स ने जोड़ा है, वह इस पर भी निर्भर करता है कि उस देश का सांस्कृतिक स्तर क्या है ना। उदाहरण के लिए क्या है कि रोते गाते काम नहीं किया जा सकता। काम भी एक ही तरह का नहीं होता है, कि शरीर से किया जाने वाला काम भी एक ही तरह का नहीं होता है। उदाहरण के लिए आप लोग जानते होंगे कि जैसे बैंक है, तो बैंक में यह भी एक खास बात है, या पब्लिक डीलिंग के किसी भी काम में आप रहते हैं तो यह भी एक खास बात है कि आने वाले कस्टमर्स को आपको देख करके चिढ़ नहीं पैदा होनी चाहिए, बल्कि आप एक तरह से उसको वेलकम कर सकते हैं। तो इसीलिए क्या होता है कि आपके जीवन में एक तरह की संतुष्टि का भाव ही होना चाहिए, केवल यह नहीं कि जीवन चलाने के लिए रोटी दाल कुछ भी खा लिया ना, एक सांस्कृतिक किस्म का भी आपकी जो भूख है उसे भी मिटाया जाना चाहिए, और उसकी भी कीमत इसमें शामिल रहती है। जो मजदूरी मांगता है मजदूर, यानी दिन भर में उसको जो जीने लायक भरण पोषण का सामान है वह, और उसके दूसरे दिन काम करने लायक मानसिक रूप से स्वस्थ रहना, उसके लिए जितना उसको सांस्कृतिक किस्म का चाहिए मनोरंजन, तो उसकी भी कीमत इसमें शामिल रहती है, जो वह अपनी एक दिन की मजदूरी के बदले में पूंजीपति से मांगता है। और तो मान लीजिए कि उसने 100 रुपया मांगा या 200 रुपया, इस पर निर्भर करता है कि उस समय वहां पर जो जो वस्तुएं उपलब्ध हैं उसके अपने भरण पोषण के लिए और उसके मेंटल हेल्थ के लिए भी। यहां तक कि एक दूसरी चीज इसके साथ ही शामिल हो जाती है, और इसके साथ श्रम बाजार में एक एक अदृश्य किस्म के और तत्व का प्रवेश होता है, वह है यौन संतुष्टि। आप किसी भी मजदूर के लिए यह भी एक बहुत ही आवश्यक तत्व है ना, कि वह स्वस्थ मन से दूसरे दिन काम पर लौट सके, इसके लिए एक आवश्यकता है यौन संतुष्टि। और इसके साथ ही हालांकि एक एक स्त्री भी इस पूरे के पूरे उत्पादन प्रक्रिया में प्रवेश कर जाती है, क्योंकि बिना इसके मजदूर दूसरे दिन फिर से मूल्य का उत्पादन करने की स्थिति में नहीं रहेगा। केवल भरण पोषण नहीं, जैसा हमने कहा, एक तरह की संतुष्टि भी उसके लिए आवश्यक है, ताकि दूसरे दिन भी वह काम पर स्वस्थ मन से लौट सके। यहां तक कि एक और चीज है इस यौन क्रिया के जरिए जो होती है, वह यह कि जो मजदूर और पूंजीपति का यह एक मतलब कह लीजिए कि ये एक समस्या है, वह यह कि जो मजदूरों की फौज है तो वो रिटायर कर रही है, उम्र होने के साथ रिटायर कर रही है। मनुष्य के साथ जैविकीय रूप से कुछ गुण लगे हुए हैं, वह यह कि एक पर्टिकुलर एक खास उम्र में जाकर के उसकी उत्पादक क्षमता कम होती जाती है ना। तो ऐसी स्थिति में उसका रिप्लेसमेंट, उसका स्थानापन्न दूसरा मनुष्य आना आवश्यक है। और यह जो दूसरा मनुष्य आएगा, मजदूरों की नई फौज आएगी, वह उसके उत्पादन का एक ही स्रोत है, और वह है यौन क्रिया। तो यह जो यौन क्रिया है वह न सिर्फ रोज रोज की संतुष्टि का एक स्रोत होता है, बल्कि एक तरह से कह लीजिए कि पूंजीवाद के, और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर हाल के दिनों में, और खास करके स्त्री आंदोलनों और फेमिनिज्म के उभार के बाद से पूंजीवादी जो पूंजी है, माने संपत्ति जो पैदा हो रही है, उसमें जो स्त्री का योगदान है, जो अलक्षित होता है, उसको रेखांकित करने के लिए
इस तत्व पर भी लोगों ने ध्यान देना शुरू किया है। वह यह कि जो भोजन का निर्माण होता है परिवार में, एक तो है कि स्त्री श्रम बाजार में शामिल हो गई है। उदाहरण के लिए वह धीरे धीरे फैलता जा रहा है। आप सब लोग जानते होंगे, पहले भी कुटुंब में जो काम होते थे, माने अनौपचारिक रूप से जो उत्पादन होते थे, उसमें स्त्री रहती थी, तो इसलिए वहां पर एक मौजूदगी थी ही। लेकिन जहां प्रत्यक्षतः वह कारखाने में या उत्पादन के काम में नहीं भी शामिल है, वहां भी परोक्ष रूप से क्या है कि माने भोजन बनाने के काम में, और अब तो भोजन बनाने का काम भी एक तरह से कह लीजिए कि एक इंडस्ट्रियलाइज्ड किस्म के काम में धीरे धीरे बदलता जा रहा है? लेकिन उसको हम छोड़ भी दें तो जो पुरुष है, जो कि काम पर आमतौर पर पहले पुरुष ही जाया करते थे फैक्ट्रियों में काम करने के लिए, तो उसके लिए भोजन बनाने, यहां तक कि यौन क्रिया के जरिए उसको संतुष्टि प्रदान करने, और मजदूरों की नई फौज को पैदा करने में स्त्री की उपस्थिति अनिवार्य है। और इस अर्थ में बहुत सारे लोगों ने कहा कि दुनिया की सबसे बड़ी चोरी उसी दिन पकड़ी जाएगी जिस दिन स्त्रियां अपने श्रम का हिसाब मांगेंगी। तो यह जो श्रम है उसको काउंट ही नहीं करता है पूंजीपति, इसलिए क्योंकि स्वाभाविक तौर पर तब उसका लाभ बेहद गिर जाएगा अगर इसको भी वह काउंट करे तो। हालांकि आप लोग जानते हैं कि जिसको न्यूनतम वेतन हम लोग बोलते हैं, तो उसमें यह बहुत पहले से शामिल है कि न्यूनतम वेतन इस हिसाब से तय होता है कि 5 लोगों के परिवार को एक ही आदमी अगर कमा करके खिला रहा है तो कितना खर्च आएगा, उसके हिसाब से मासिक न्यूनतम वेतन तय होता है। मिनिमम जो भरण पोषण है उसमें कितना खर्च आएगा उसके आधार पर तय होता है। तो बहरहाल, तो लेकिन यह है कि यह एक जरूरी चीज है जिसके जरिए यह तय होता है कि वह जो 8 घंटे काम करेगा मनुष्य, उसकी कीमत क्या होगी, है ना। उसमें ये सारी चीजें इंग्रेडिएंट के रूप में शामिल होती हैं, और उस 8 घंटे के काम के जरिए वह मनुष्य क्या होता है कि कुछ वस्तुओं का उत्पादन करता है, वस्तुओं का अथवा सेवाओं का। सेवाएं भी इसमें जोड़ लेना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप जानते हैं कि सर्विस सेक्टर आज की तिथि में ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया है। तो ये जो सेवाओं का भी वह उत्पादन करता है उस 8 घंटे के काम के दौरान, श्रम काल के दौरान। तो इनका जो वह उत्पादन करता है, बदले में उसको पूंजीपति एक कीमत देता है, जो कीमत उसने मांगी हुई है। क्या सोच के मांगी हुई है कि आज के पूरे दिन भर के भरण पोषण का, और प्लस ये 2 चीजें, यौन संतुष्टि और आगामी फौज के पैदा होने, मजदूरों की आगामी फौज के पैदा होने की पूरी प्रक्रिया। तो इसमें जो कुछ भी लगता है, जो कुछ भी निवेश होता है, वह उसके 8 घंटे के काम की कीमत हुई। लेकिन यह जो शरीर है, यह जो मानव श्रम है, इस मानव श्रम की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि ये इनडिविजिबल है। मतलब कहने का कि इसे आप खंडित करके नहीं देख सकते। जैसे बाहर से कोई चीज है, कोई वस्तु है, स्वर्ण है, तो उसको तो आप खंडित करके अनेक हिस्सों में विभाजित कर सकते हैं और उसे देख सकते हैं आप अलग अलग। लेकिन जो श्रम है ना, शरीर को भी काटा जा सकता है अलग अलग, लेकिन यह जो श्रम है, मानव श्रम है ना, इसको ये इंडिविजुअल है। ये इसको आप बता नहीं सकते कि कहां तक उसने जो परिश्रम किया उससे इतना मूल्य उत्पादित हुआ जो उसी के दूसरे दिन काम करने के लिए आवश्यक था। ये निर्धारित नहीं किया जा सकता, बल्कि वह निरंतर काम करता रहता है। और मार्क्स का अपना कैलकुलेशन यह है कि वह 4 घंटे में उतना मूल्य उत्पादित कर देता है जिससे वह दूसरे दिन श्रम करने के लिए आ सके। यानी जितना उसने पैसा लिया पूंजीपति से, मान लीजिए कि 100 रुपए उसने लिए,
तो 100 रुपए की कीमत वो 4 घंटे के भीतर पैदा कर देता है, और शेष जो 4 घंटा है वह वो अतिरिक्त मूल्य का सृजन करता है। यानी उसके अपने भरण पोषण के लिए आवश्यक धन जो पूंजीपति ने दिया, उतने को वह 4 घंटे के भीतर पैदा कर देता है। बाकी 4 घंटे जो वो परिश्रम करता है वही पूंजीपति का मुनाफा है। इसी को आप अतिरिक्त श्रम, अतिरिक्त मूल्य कहते हैं, और यही स्रोत है जो पूंजीपति के पूंजी एकत्र करने के भीतर दिखाई पड़ता है। अब जैसा हमने कहा मुनाफा और पूंजी ना, ये एक तरह से एक सनक के रूप में बन जाते हैं, इस अर्थ में कि आप समझिए यहां पर वो एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में जोड़ देते हैं कि क्या है, मूल्य 2 तरह के होते हैं। उपयोग मूल्य, कहने का मतलब यह कि हमको जो चीजें चाहिए जिनका हम इस्तेमाल करते हैं, तो वो चीजें जो हैं उनका बनना एक उपयोग मूल्य है। लेकिन सब कुछ उपयोग मूल्य ही नहीं होता है, क्योंकि मार्केट में जब आती है कोई भी वस्तु तो उसका एक विनिमय मूल्य भी बन जाता है, उसका एक एक्सचेंज वैल्यू भी बन जाता है, जो बहुत हद तक उपयोग मूल्य से धीरे धीरे स्वतंत्र भी हो जाता है। उदाहरण के लिए आप सब जानते होंगे कि आज के दिन में जब आप देख रहे हैं जो धन कुबेर हैं, उन लोगों की संपत्ति, उन लोगों का जीवन स्तर है, तो आप उसकी कल्पना करिए, तो एक मनुष्य को अपने जीवन जीने के लिए उतनी चीजें किसी रूप में नहीं चाहिए जितनी चीजें वह इकट्ठा करता है ना। तो इस अर्थ में वह उपयोग मूल्य ही सिर्फ से संतुष्ट नहीं हो जा रहा है, बल्कि जो वस्तुएं हैं उनको बस इकट्ठा करने की उसको हवस पैदा हो जाती है। यानी पूंजी के लिए पूंजी एकत्र की जाने लगती है, उसके उपयोग मूल्य से वह स्वतंत्र हो जाती है, वह स्वतंत्र मूल्य हासिल कर लेती है। एक जैसे क्या बोलते हैं कि ऐश्वर्य की चीजें हैं। तो बहुत सारी चीजों का आपको जरूरत नहीं है, लेकिन उन्हें आपने रख रखा है अपने घर में, है। ढेर सारी चीजें आपने एकत्र करके रखी हुई हैं, क्योंकि वो वस्तुएं अपने आप में एक स्वतंत्र मूल्य अर्जित कर चुकी हैं, उनका आपके लिए उपयोग नहीं है, फिर भी आप उन्हें रखते हैं विलासिता दिखाने के लिए लोगों को कि हमारे पास इतना अधिक है। तो यह पूंजी के लिए पूंजी का उत्पादन शुरू हो जाता है, यानी विनिमय मूल्य उपभोग मूल्य से ना स्वतंत्र हो जाता है, यूज वैल्यू से उसका एक्सचेंज वैल्यू स्वतंत्र हो जाता है, और इसलिए जिस चीज का कोई उपयोग नहीं है उसकी भी एक्सचेंज वैल्यू यानी कीमत बहुत अधिक हो जाती है कई बार, है। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह से ये एक अजीब किस्म का अंतर्विरोध पैदा हो जाता है, और इसी क्रम में यह होता है कि जैसे मान लीजिए कि क्या है कि मजदूर ने जिस चीज को पैदा किया, उसके बदले उसके बदले में आपने उसको दी एक विशेष राशि धन के रूप में, और उस राशि को लेकर के वह मार्केट में गया, और मार्केट में जब गया तो उसने अपनी ही बनाई हुई वस्तु को खरीदा ना। आप इसको अमूर्तन के स्तर पर सोचिए, तो जो सब कुछ बनाया हुआ है वह किसी न किसी मजदूर का ही बनाया हुआ है, क्योंकि उसमें कोई ना कोई परिश्रम शामिल है। तो वह मजदूर ही जो धन लेकर के मार्केट में जाता है, तो वह धन और खरीदता है, तो वह और कुछ नहीं खरीदता, अपनी ही बनाई हुई चीजों को खरीदता है। तो जिन चीजों का उसने उत्पादन किया है उन चीजों के बदले में उसको जो कीमत दी गई है, तो जैसा मैंने कहा कि 4 घंटे में उसने उत्पादन वह कर लिया जितना धन उसको दिया गया है 8 घंटे के लिए। तब क्या हुआ कि जो 4 घंटे अतिरिक्त उसने मेहनत की है उसकी उसको कीमत नहीं मिली है। तो अब इसमें क्या है कि वो कहते हैं कि 2 तरह से इस अतिरिक्त मूल्य को बढ़ाने की कोशिश करता है पूंजीपति, है ना, क्योंकि उसको मुनाफा, अकूत मुनाफा चाहिए होता है ना, उसकी कोई सीमा नहीं होती है, हैं? आप कोई भी सीमा
मुनाफे की नहीं होती है उसको, क्योंकि वह एक कंपटीशन में है, वह मार्केट में कंपटीशन में है, इसलिए लगातार उस पर इस बात का दबाव रहता है कि वह अपना मुनाफा बढ़ाता जाए, क्योंकि दूसरे लोग और यह एक अजीब किस्म का क्रूरतापूर्ण किस्म का कंपटीशन होता है, और जो पूंजीपतियों के भीतर होता है, पूंजी के क्षेत्र में होता है, उसको समूचे समाज पर पूंजीवाद ने लागू करके कहा कि कंपटीशन एक बुनियादी चीज है, मनुष्यों के बीच में होता है ना, उसे मानव स्वभाव का गुण उसने बता दिया है। लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है, मानव स्वभाव सहयोगी होता है। कारण यह है कि कोई भी मनुष्य अपने लिए आवश्यक सारी चीजों का उत्पादन अकेले कभी नहीं कर सकता है। हमेशा ही मनुष्य को अपनी उपयोग की चीजों के उत्पादन के लिए दूसरे मनुष्यों पर निर्भर रहना पड़ता है। कोई भी मनुष्य कितना भी बड़ा हो, अपनी जरूरत की सारी चीजें कभी पैदा नहीं कर सकता। इसीलिए समाज एक आवश्यक चीज होती है मनुष्य के साथ, वह अकेले नहीं रह सकता है। लेकिन पूंजीपति क्या कहता है कि नहीं साहब, ऐसा नहीं है, और क्या बोलते हैं कि मनुष्य को हमने जो कीमत उसने मांगी उसकी वह कीमत हमने दे दी। लेकिन वस्तुतः होता क्या है कि उसने जो मनुष्य ने उत्पादित किया, तो वह तो उसके माने जो जो कीमत उसको मिली वो दरअसल उसके उत्पादन के आधे उत्पादन की कीमत मिलती है, और उसी कीमत को लेकर के वह मार्केट में जाता है, और मार्केट में जब जाता है तो वस्तुतः जो मुनाफा पूंजीपति का वह जोड़ करके मार्केट में वह वस्तु उपलब्ध है, उसे मिला है 100 रुपए, लेकिन जिस वस्तु को उसने बनाया है वो 125 रुपए की है, 150 रुपए की मार्केट में आकर के है, क्योंकि यह जो 50 रुपए या 25 रुपए है वो पूंजीपति के जेब में जाएगा। तो लेकिन मजदूर के हाथ में है 100 रुपए, तो सामान जो उसने पैदा किया है वो 125 रुपए का है, लेकिन उसको कीमत मिली है उसके उत्पादन की 100 रुपए, तो मार्केट में वह जाएगा तो 125 रुपए की चीज नहीं खरीद पाएगा, 100 ही रुपए की चीज खरीदेगा। और इसी के कारण यह होता है जिस बात को उन्होंने कहा कि हर 10 साल बाद पूंजीवाद किसी न किसी संकट में फंस जाता है, और यह जो संकट है ना, वह दरअसल पूंजीवाद के इस उत्पादन की प्रक्रिया में ही पैदा होता है। इस अतिरिक्त मूल्य के सृजन के क्रम में ही संकट का भी सृजन होता है। वह इसलिए क्योंकि माल ज्यादा बनता है, खरीदार के पास पैसे कम होते हैं। तो इसलिए ऐसा होता है कि 10 साल बाद उन्होंने कहा, एक कैलकुलेशन लगा करके, और आमतौर पर हमें दिखाई पड़ता है कि मान लीजिए कि 10 साल नहीं तो भी संकट की आवृत्ति हमेशा बनी हुई है। पूंजीवाद संकटों से कभी अपने आप को छुटकारा नहीं दिला सका है। उसे जब संकट से छुटकारा मिलता है तो एक ऐसे उपाय के जरिए मिलता है जो आगे चल करके और भी बड़े संकट को जन्म देता है। तो ये एक बुनियादी चीज है जो पूंजीवादी उत्पादन के साथ लगी हुई है, और वह यही कि एक तरह से वह एक ऐसी उत्पादन पद्धति है जिसमें संकट एक अनिवार्यता है, और अनिवार्यता इसलिए है कि जो उत्पादन करता है उसने जितना मूल्य सृजित किया है उससे कम मूल्य उसे प्राप्त होता है, और इसीलिए जब वह बाजार में जाता है तो वह सारी चीजें जो उत्पादित हुई हैं उनको वह खरीद नहीं सकता, और जब खरीदा नहीं जाएगा किसी भी चीज को तो स्वाभाविक है कि फिर पूंजीपति का मुनाफा रियलाइज नहीं हो सकता। वस्तु है लेकिन वह मुनाफे में कन्वर्ट नहीं हो रही है ना। वस्तु मार्केट में पड़ी हुई है, लेकिन जब तक उसको खरीदा नहीं जाएगा तब तक उसमें से मुनाफा नहीं पैदा होगा, तो वो मुनाफे के रूप में साकार नहीं हो पाता है। माने पूंजी भी ना एक अमूर्त धारणा है, उसे साकार होना पड़ता है, उसका प्रतिनिधित्व तो होता है मुद्रा में। हम सब जानते हैं कि यह जैसे कागज का नोट है तो प्रोमिसरी नोट है, माने नोट में मूल्य नहीं है, मूल्य उसमें पैदा होता है ना?
इन सब वजहों से, परिश्रम से पैदा होता है, मानव श्रम से पैदा होता है मूल्य। तो कहने का मतलब कि यह जो मूल्य उसमें निहित है, तो वह बाजार में रियलाइज नहीं हो पाता है, वह पूरी तरह से साकार नहीं हो पाता है। उसमें वह अमूर्त रूप में मौजूद है। किसी वस्तु की कीमत जो लिखी हुई है, तो वह कीमत अमूर्त है तब तक जब तक हमने पैसे चुका करके उसे खरीद नहीं लिया। वह कीमत लिखी हुई है, इसीलिए वह क्या बोलते हैं कि इतना मुनाफा देगी ही, यह कतई नहीं हो सकता। जब तक उसको मैंने खरीदा नहीं, तब तक वह मुनाफा साकार नहीं हो सकता है। लेकिन यह हो इसलिए नहीं पाता है क्योंकि वस्तुएं ज्यादा मूल्य की बाजार में आ जाती हैं और खरीदार के पास कीमत कम होती है। अब इस संकट का पार पाने के लिए पूंजीपति कई तरह के उपाय करता है, और आप सब जानते हैं कि इसमें एक महत्वपूर्ण तत्व यह भी है कि वह और इसी प्रक्रिया में हम सब जानते हैं, पूंजीवाद ने कहा तो यही कि वह समानता पैदा करता है बाजार के आधार पर। लेकिन हाल के दिनों में आप सब जानते हैं कि एक शोध बहुत ही चर्चित हुआ, और वह शोध इसलिए भी चर्चित हुआ क्योंकि पूंजीवाद का यह जो दावा है कि वह समाज में समानता पैदा करता है, इसके लिए वो लोग एक सिद्धांत देते हैं। और चूंकि आपके प्रदेश में समंदर है तो इसलिए इस सिद्धांत को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। उनका यह क्या कहना है कि जब समुद्र में ज्वार आता है ना, तो सभी नावें ऊपर की ओर उठती हैं। तो उनका यह कहना था कि जब समृद्धि आती है तो समाज के सभी तबकों के भीतर वह समृद्धि आती है। इसी को एक हद तक नव उदारवाद के दौर में सिद्धांतकारों ने कहा ट्रिकल डाउन थियरी, ना क्या कि जो संपत्ति होती है वह ट्रिकल डाउन करती है। कहने का मतलब कि अगर पूंजीपति के पास ज्यादा संपत्ति होती है तो फिर वह ज्यादा मजदूरों को एम्प्लॉय करता है, फिर उनके जरिए वह समाज में क्रमशः नीचे की ओर टपक टपक करके पहुंचती। तो बहरहाल, तो मान लीजिए कि यह पूंजीवाद का एक दावा है कि समूचे समाज में वह समृद्धि ले आता है। इसलिए ही यह जो उसका दावा है एक तरह का समानता लाने का, सबको समृद्धि प्रदान करने का उसका दावा जो है, उस दावे पर ही सवाल उठाते हुए आज का मतलब यह है कि जब अमेरिका में एक तरह से ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट एक आंदोलन हुआ, वॉल स्ट्रीट वहां का स्टॉक मार्केट का, जैसे हमारे यहाँ दलाल स्ट्रीट कहा जाता है मुंबई में, जो मैंने क्या बोलते हैं कि सट्टा बाजार है, तो उसी तरह से वहां की सट्टा बाजार वॉल स्ट्रीट कहा जाता है। तो नौजवानों ने ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट एक आंदोलन किया, उस पर कब्जा कर लो। किसका कब्जा होना चाहिए? सामान्य लोगों का कब्जा होना चाहिए। तो जब उन्होंने यह किया था तो वह किताब बहुत मशहूर हुई थी। उन सज्जन का नाम है, फ्रांसीसी हैं, थॉमस पिकेटी। तो उनकी किताब कैपिटल इन द 21st सेंचुरी बहुत मशहूर हुई थी उस दौरान। लगभग 700 पेज की किताब है और बहुत बिकी उस दौरान। क्यों? क्योंकि उन्होंने 200 देशों के 250 वर्षों के इतिहास का अध्ययन करके यह साबित किया था कि पूंजीवाद पिछले 200 वर्षों या 250 वर्षों में समानता को नहीं पैदा कर रहा है। वह किस चीज को पैदा कर रहा है? वह गैर बराबरी को पैदा कर रहा है। तो पूंजीवाद एक तो जैसा हमने कहा कि मान लीजिए कि सामानों का जखीरा लगा देता है मार्केट में, जो जाम हो जाता है, जो बिकता नहीं है, क्योंकि खरीदार के पास जितनी कीमत वो लिखता है उस कीमत से कम पैसे वो देता है खरीदार को, उत्पादनकर्ता को, जो मार्केट में खरीदने के लिए जाता है। तो इसलिए सामानों का एक जखीरा इकट्ठा हो जाता है, जिसको उन्होंने कहा अति उत्पादन की महामारी। ये हो जाता है एक तरफ। दूसरी तरफ वह जिस चीज का उत्पादन करता है, और इसी को बहुत सारे लोगों ने कहा कि वह वेस्ट का प्रोडक्शन करता है, वस्तुतः वह बर्बाद हो जाने वाली बर्बादी का उत्पादन करता है। केवल वस्तुओं का उत्पादन नहीं करता है बल्कि बर्बादी का भी उत्पादन करता है। और इस बात को इस्त्वान मेजारोस, हंगरी के एक विद्वान थे, जॉर्ज लुकाच के डिसाइपल रहे थे, और अभी कुछ दिनों पहले वो गुजरे।
तो उन्होंने इस बात को कहा कि वह बर्बादी का उत्पादन करता है ना, पूंजीवाद एक तरह से कह लीजिए तो थॉमस पिकेटी ने यह कहा कि न सिर्फ इतना बल्कि वह गैर बराबरी का भी उत्पादन करता है। और इस बात को मार्क्स ने ही लिख दिया था कि यह जो अतिरिक्त मूल्य का उत्पादन है, उत्पादन की प्रक्रिया में मानव श्रम के शोषण के जरिए पूंजी पैदा करने की यह जो पद्धति है, इस पद्धति से जो समाज है उसमें क्या होता है कि एक हिस्से में पूंजी का कंसंट्रेशन होता चला जाता है, संकेंद्रण होता चला जाता है, कुछ लोगों के हाथ में अमीरी आती चली जाती है और व्यापक जनता के बीच में शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया है पॉपराइजेशन, बड़े पैमाने पर लोगों का दरिद्रीकरण होता है। तो दरिद्र वे होते नहीं हैं, दरिद्र बनाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वह मजदूर जो कि पहले कर्ता की स्थिति में था, जो सब्जेक्ट की स्थिति में था, जो मूल्य का सृजन कर रहा था और कह लीजिए कि बेहद वह एक बराबरी के स्तर पर पूंजीपति से अपने श्रम की कीमत मांग रहा था, उसका दरिद्रीकरण होता है, उसे दरिद्र बनाया जाता है इस प्रक्रिया में, उत्पादन की इस प्रक्रिया में। तो इसलिए समाज में गैर बराबरी का सृजन करता है पूंजीवाद। पूंजीवाद का अपना दावा है कि वह बराबरी का सृजन करता है। मार्क्स ने यही कहा कि दरअसल वह गैर बराबरी का सृजन करता है इस समाज में। और इस बात को थॉमस पिकेटी ने पिछले दिनों अपनी पुस्तक में इस बात को रखा और ऐतिहासिक अध्ययन के जरिए, ठोस आंकड़ों के जरिए, इनकम टैक्स के जो आंकड़े थे उनके जरिए उन्होंने साबित किया कि वस्तुतः ऐसा हो रहा है कि समानता नहीं आ रही है, सबके पास संपत्ति एक ही ढंग से नहीं पहुंच रही है, बल्कि एक तरह की गैर बराबरी का सृजन बहुत बड़े पैमाने पर हमारे देश में, हमारी दुनिया में हो रहा है ना। तो क्या बोलते हैं कि यह जो संकट बार बार आता है और उसके अलावा एक जो गैर बराबरी भी पैदा करता है पूंजीवाद, तो अपने इस संकट को हल करने के लिए, कहने का मतलब उसने वस्तुओं का उत्पादन कर दिया लेकिन वह मार्केट में बिक नहीं रही है वस्तुएं, क्योंकि खरीदार के पास धन नहीं है, तो वो क्या करता है, नकली जरूरतें पैदा करता है मार्केट में, वह नकली जरूरतें पैदा करता है। और हम सब जानते हैं कि यह जो पूरा का पूरा उपभोक्तावाद है, दरअसल वह और कुछ नहीं है, कुछ नकली जरूरतें पैदा की गई हैं मनुष्य के लिए, और वह इसीलिए पैदा की गई हैं ताकि सामानों की बिक्री हो सके। जो जो चीजें आमतौर पर बिना किसी मध्यस्थता के हो सकती थी, उनके लिए एक मध्यस्थता बनाई गई है और नकली किस्म की जरूरतें पैदा की गई हैं। सौंदर्य प्रसाधन, जितने सौंदर्य प्रसाधन हैं हम सब जानते हैं कि वह जरूरत के रूप में समाज पर थोपे गए हैं। यहां तक कि आप लोग जानते ही हैं कि भोजन, तो भोजन का प्रसंग जहां पर क्या कहिए कि एक तरह से एक जैविकीय क्रिया थी, उस जैविकीय क्रिया को एक्सप्लॉइट करके एक पूरे के पूरे तंत्र के रूप में खड़ा कर दिया है। और अमेरिका के भीतर और इस बात पर काफी अध्ययन हुए हैं कि किस तरह से जहरीले पदार्थ बेच करके मनुष्य के भीतर जो ये मैकडी है, तो ये जो क्या बोलते हैं कि स्टोर है ना, खाद्यान्न या खाद्यान्न न कहिए, भोजन जो बना हुआ भोजन है, तो उसके जो स्टोर हैं तो वो इस तरह से बनाए गए हैं ताकि आपकी भूख कभी संतुष्ट न हो सके। और आप लोगों ने इस बात पर ध्यान दिया होगा कि जो ये सब चीजें आती हैं, कहने का मतलब बर्गर, पिज्जा या क्या बोलिएगा उसे, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, इन सब को आप भूख न भी लगी हो तो आप खाते चले जाइए और पेट नहीं भरेगा। तो ये एक तरह से क्या कहिएगा कि उसमें ऐसा रासायनिक कुछ किया जाता है जिसके कारण मनुष्य की इच्छा कभी तृप्त न हो। तो एक तरह से मनुष्य के स्वाद पर कब्जा करना, उसके मनोरंजन पर, और उसके मनोरंजन ही नहीं कह लीजिए कि यौन इच्छा पर। तो यौन इच्छा के कारण एक बहुत बड़ा मार्केट पैदा हुआ है
और ये एक तरह से कह लीजिए कि जरूरतें मानव मनुष्य के लिए पैदा की जाती हैं, आपको ऐसा दिखना है, ऐसा होना है। तो और युद्ध भी उसी तरह की एक जरूरतें पैदा करने का साधन है। आखिर किसी को दूसरे से ऊंचा दिखने की जरूरत क्या है, आवश्यकता क्या है? दो लोग बराबरी के स्तर पर बातचीत नहीं कर सकते क्या? लेकिन क्या है कि कुछ विलासितापूर्ण सामान है, ये सुविधा के नाम पर कहे जाते हैं, लेकिन वस्तुतः वह सुविधा की बजाय संकट पैदा करते हैं। तो एक तरह से नकली जरूरतों का एक पूरा का पूरा बाजार खड़ा किया जाता है, जिसके जरिए यह जो संकट है, यानी वस्तुएं पैदा हो गई हैं लेकिन बिक नहीं रही हैं। बिक जब नहीं रही हैं तो स्वाभाविक तौर पर मुनाफा साकार नहीं हो पा रहा है। तो यह जो एक तरह का संकट होता है, यह हर 10 साल बाद पैदा होता है, और हर 10 साल बाद इसके समाधान के लिए पूंजीवाद को नए नए रास्ते तलाश करने पड़ते हैं। उन जो नए रास्तों को वो तलाश करता है, उसके जरिए मार्क्स का कहना है कि हर बार एक संकट को हल करने के लिए जो साधन अपनाया जाता है, वह उस संकट को हल करने के उस समाधान का रास्ता बंद कर देता है। इसलिए अगला संकट और गंभीर होकर के पैदा होता है। और एक तरह से कह लीजिए कि यह एक चीज है मार्क्स की, जिसे झुठलाने की कोशिश पूंजीवादी अर्थशास्त्री लगातार करते रहे हैं। बहुत दिनों तक उन्होंने कह लीजिए कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से पूरे दौरान में, आपको याद होगा, और उसे एक तरह का स्वर्णिम समय कहा जा सकता है पूंजीवाद के भी जीवन में, जब आम तौर पर जो पूंजीवादी राष्ट्र थे और जो समाजवादी राष्ट्र थे, तो समाजवादी राष्ट्रों के ही होने के कारण एक तरह का जो कंपटीशन था वह यह था कि मनुष्य के लिए सुविधाओं का कितना सृजन किया जा रहा है। कंपटीशन किस क्षेत्र में होता था? कंपटीशन इस क्षेत्र में होता था कि वैज्ञानिक उपलब्धियां किस देश ने क्या हासिल कर ली हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कौन सा देश कहां तक पहुंच गया है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या नया आविष्कार कर लिया गया है। तो प्रतियोगिता अगर थी दोनों तरह के मुल्कों के बीच में, तो इस किस्म की थी। यहां तक कि उपभोक्ता वस्तुओं में भी कितने सुखकर सामानों का उत्पादन किया जा रहा है, इस तरह की प्रतियोगिता हुआ करती थी। लेकिन अब वह समय चला गया है, अब प्रतियोगिता दूसरे तरह की चीजों में हो रही है, और वह है विलासिता और ऐसी चीजों के उत्पादन में जिससे जो यह धरती है उस पर जो कुछ भी मौजूद है उसके अस्तित्व पर खतरा आने लगे। इस तरह की चीजों के संग्रह, है ना, के मामले में एक तरह से अब प्रतियोगिता बढ़ रही है। और इसलिए आप कह सकते हैं कि समाजवाद के पतन के बाद जो कुछ भी वह था, सोवियत खेमा, तो उसके पतन के बाद हम पूंजीवाद का एक ऐसा रूप देख रहे हैं जो एक तरह से कह लीजिए कि पूंजीवाद का जो शुरुआती नरभक्षी रूप था उसमें वह वापस जा रहा है। और इसलिए यह जो 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 नकले किस्म की जो जरूरतें पैदा की जाती थी मार्केट में, उनका चरित्र भी बदल गया है। पुराने समय में जरूर उपभोक्ताओं की नकली जरूरतें पैदा की जाती थीं, लेकिन अब जो नकली जरूरतें पैदा की जा रही हैं वह एकदम भिन्न किस्म की जरूरतें पैदा की जा रही हैं। और इन्हीं के साथ साथ एक तरह से मध्ययुगीनता की भी वापसी हो रही है। तो बहुत सारे लोगों का यह मत है, और जिनका मैंने नाम लिया थॉमस पिकेटी, तो उन्होंने इस बात को रखा कि यह जो गैर बराबरी पैदा हो रही है, इस गैर बराबरी के साथ एक तरह की वर्ण व्यवस्था का भी सृजन हो रहा है। किस अर्थ में? कि धन जिसके पास है वही आगामी समय में धनिक होगा ना। पूंजीवाद की एक विशेषता मानी जाती है, अमेरिकन पूंजीवाद की विशेष रूप से यह विशेषता मानी जाती थी, वह यह कि उसमें एक तरह की गतिशीलता है। कहने का मतलब यह कि कुछ नए लोग पूंजीपतिवान लोगों में दाखिल होते हैं, और कुछ जो वहां पर मौजूद होते हैं
वो नीचे आकर के गिरते हैं। तो यह जो एक गतिशीलता है वह पूंजीवाद में बराबर बनी रही थी। लेकिन थॉमस पिकेटी ने इस बात का अध्ययन करके बताया कि पिछले 200 वर्षों में, 250 वर्षों में यह प्रवृत्ति ज्यादा बढ़ गई है कि जिनके पास संपत्ति है उनके बच्चे ही संपत्तिवान हो रहे हैं। तो ये क्या है? और कुछ नहीं बल्कि यह नए किस्म का ब्राह्मणवाद है। कहने का मतलब यह कि ज्ञानी को ही ज्ञान प्राप्त होगा। जो जो पढ़ा लिखा है, जो शिक्षित है, उन्हीं के बच्चे शिक्षित होंगे। इतनी शिक्षा महंगी हो गई है पश्चिमी देशों में कि जो लोग संपत्तिवान हैं उन्हीं के बच्चे शिक्षित हो पा रहे हैं। और इसके समाधान के लिए थॉमस पिकेटी ने, चूंकि वो फ्रांस के हैं, तो एक सुझाव दिया कि 100% इनहेरिटेंस टैक्स लगाया जाना चाहिए। यानी संपत्ति विरासत के रूप में दूसरे आदमी को, जो संतान है, उसे स्वाभाविक रूप से नहीं मिल जानी चाहिए, बल्कि जो संपत्ति है चूंकि सामूहिक रूप से उसका सृजन हुआ है, इसलिए समाज का उस पर हक है और इसलिए 100% इनहेरिटेंस टैक्स होना चाहिए। यानी जो पिता की संपत्ति है वह पुत्र को नहीं मिलनी चाहिए। वह स्वयं संपत्ति जो अर्जित करे वही उसका, उसी में उसका अधिकार होना चाहिए। यह प्रस्ताव थॉमस पिकेटी ने रखा। 100% नहीं तो भी 96%, 95% ये उनका सुझाव था। तो ये सब देख रहे हैं कि जो पूंजीवाद है उसने एक ऐसी चीज को जन्म दिया है जिसमें एक तरह से आप कह लीजिए तो समाज में गैर बराबरी पैदा हुई है। एक 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 बड़ा तबका ऐसा है जिसके उसने श्रम का जो शोषण किया वह अदृश्य किस्म का श्रम था। जो स्त्री समुदाय था उसका बड़े पैमाने पर, जो अनौपचारिक श्रम था उसका बड़े पैमाने पर उसने शोषण किया और इस तरह से खून चूस करके उसने दौलत इकट्ठा की है। और यह दौलत और कुछ नहीं है बल्कि सामाजिक संपत्ति ही है। और यह जो सामाजिक संपत्ति है इसका अनेक अर्थों में आप लोग जानते होंगे कि जो अमेरिका में ये जो अश्वेत लोग हैं उनके आंदोलन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है रिपेयरेशन। हमारे देश के भी जो उपनिवेशवाद विरोधी चिंतक हैं तो उनके भी आंदोलन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है रिपेयरेशन। यानी यह जो संपत्ति आपने प्राप्त की है, जिनके जरिए प्राप्त की है, तो उनकी क्षतिपूर्ति आप करिए। तो उनकी क्षतिपूर्ति कैसे करिए? उनकी क्षतिपूर्ति ऐसे ही की जा सकती है कि सबको सुलभ होने वाली जो सुविधाएं हैं उन्हें बढ़ाया जाए। समाजवाद भी और कुछ नहीं यही है कि सर्व सुलभ जो सुविधाएं हैं उनको क्रमशः बढ़ाया जाए। सुविधाओं पर किन्हीं व्यक्तियों का सिर्फ अधिकार नहीं होना चाहिए बल्कि संपूर्ण समाज का अधिकार होना चाहिए। और इसलिए आप लोग जानते हैं कि धीरे धीरे ऐसी मांगे पूंजीवादी देशों के भीतर ही पैदा हो रही हैं जो एक तरह से कह लीजिए कि जो मानव श्रम है उसे मानव श्रम की मजबूरी से मुक्त करने की ओर ले जाते हैं। उदाहरण के लिए कई देशों में 4 घंटे के काम के वर्किंग आवर की बातचीत शुरू हो चुकी है। 5 दिन 4 घंटे, है ना? तो कहने का मतलब सप्ताह में सिर्फ 20 घंटे काम करके हमको उतनी इनकम मिलनी चाहिए जिससे हम अपना काम चला सकें। यहाँ तक कि बहुत सारी जगहों पर यह भी मांग हो रही है, क्योंकि एक हद तक पहले यह था, पूंजीवाद यह करता था कि जो कार्य स्थल है उसके बगल में ही आपको आवास भी देता था, इसलिए ताकि समय की बचत हो। लेकिन धीरे धीरे उसने इस काम को छोड़ दिया है और अब शैक्षिक संस्थानों में भी आमतौर पर लोगों को रहने के लिए घर नहीं दिए जाते हैं, है ना? कारण यह है कि अब पूंजीवाद का दूसरा हित पैदा हो गया है, वह यह कि जब आप बैंक से लोन लेकर के अपने लिए घर खरीदेंगे तो फिर आप बंध जाएंगे इस जगह पर कि आपको प्रति माह ईएमआई मिलती रह सके, ईएमआई का पैसा बैंक को जाता रह सके। तो एक तरह से व्यवस्था के संचालन में आपका व्यक्तिगत हित भी शामिल हो जाता है। इस तरह से पूंजीवाद
अपने लिए हम सबको, मजदूरों को भी और तमाम ऐसे लोगों को जिनका वह शोषण करता है, उनको वह अपने तंत्र के भीतर खींच लेता है। उसकी पूरी कोशिश होती है कि इस तरह से वह अपने लिए स्थायित्व अर्जित कर सके। मैं समझता हूं कि हम लोगों ने अपनी बातचीत लगभग समाप्त कर ली है और मेरी कोशिश यही थी कि जो पूंजी पैदा होती है उसकी प्रक्रिया और बाजार के जरिए जिस तरह से वह पूंजी रियलाइज होती है उसको मैं आप लोगों के सामने रख सकूं और इसी क्रम में कैसे वह संकट को भी जन्म देता है पूंजीवाद है, तो इस बात को आप लोगों के सामने रख सकूं। मैं समझता हूं कि हम लोगों ने बातचीत अपनी पूरी कर ली है। अब अगर कुछ सवाल आप लोगों के हों तो निश्चित रूप से बातचीत थोड़ी देर और आगे बढ़ाई जा सकती है। शुक्रिया। सर, एक ही सवाल है जी। श्रम और निर्माण में क्या अंतर है? श्रम और निर्माण में? हाँ, श्रम और निर्माण में क्या अंतर है? श्रम और निर्माण में यह अंतर है कि निर्माण श्रम का फल होता है ना? श्रम का फल होता है जो निर्माण में व्यक्त होता है? श्रम एक अमूर्त चीज है, वह अपने निर्माण में व्यक्त होती है। और जिस बात को मैंने कहा अलगाव, वो इसी अर्थ में होता है कि जो श्रम का फल है उससे श्रमिक का अलगाव हो जाता है। जो मैंने उदाहरण दिया आपको कि सभी जगहों पर सिगरेट बनाने की फैक्ट्रियों में जो मजदूर है उसको सिगरेट जो बनाई है उसने उसे ले आने की इजाजत नहीं होती है। इत्र बनाने की फैक्ट्री में जिस मजदूर ने इत्र बनाया है उसे वह इत्र अपने साथ लाने की इजाजत नहीं होती है। इसके लिए बाकायदे CISF लगाया जाता है। जहां चाय बनाई जाती है उस मजदूर को अपने साथ चाय लाने की इजाजत नहीं होती है। तो यह जो श्रम है वह निर्माण में व्यक्त होता है, फलित होता है, वह प्रकट होता है। जैसे आप कहते हैं ना कि बिजली, तो बिजली क्या है? बिजली एक अमूर्त चीज है और इस रोशनी में वो प्रकट होती है, व्यक्त होती है। तो उसी तरह से श्रम एक अमूर्त चीज है जो अपने निर्माण में व्यक्त होता है, लेकिन इस पूंजीवादी व्यवस्था में श्रम अपने निर्माण से अलगा दिया जाता है, पृथक्कीकरण उसका हो जाता है। यह श्रम और निर्माण के बीच का संबंध है और अंतर है।